हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 की मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस आप सभी को दे दी हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अगर आप इस चैप्टर को सीरियल वाइज अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को अगर और वीडियोस लेक्चर चाहिए हो या नोट चाहिए हो तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अध्ययन क्लासेस के नाम से। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस लेक्चर में आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने कंज्यूमर गुड्स या फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आप सभी को अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो देखिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं या किसे कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स वो सभी टेंजिबल गुड्स हैं, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं। वो सभी स्थिर परिसंपत्तियाँ हैं जो हमको दिखती हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड टूल्स। ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं को बनाने में जिनका उपयोग किया जाता है, जिनसे हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर अदर बिजनेस और अपने लिए भी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, ये सब जो है वो हमारे कैपिटल सेक्टर के पार्ट होते हैं, कैपिटल गुड्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका मूल्य भी अधिक होता है और इसका उत्पादन स्थिर परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, सिंपल। तो वो सभी गुड्स जो हम जो टेंजिबल एसेट्स हैं, एक तरीके से स्थिर परिसंपत्तियां हैं, और उनको हम अगर ख़रीदते हैं जैसे मशीन वगैरह ये सब, तो ये हमारे पास क्या है, एक कैपिटल गुड्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है, यानी निवेश या पूंजी निर्माण हिंदी में हम कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि करते हैं उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, यानी पूंजी निर्माण या निवेश कहा जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की, तो बेसिकली मैंने अभी बताया ये एक तरीके की ऐसी टर्म है जिसमें हम अपने कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि करते हैं या कैपिटल गुड्स का एक्यूमुलेशन करते हैं, यानी जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है इस प्रोसेस में, और इनके संख्याओं में वृद्धि की करना ही हमारे पास पूंजी निर्माण या पूंजी निवेश कहलाता है, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कि आप जो है वो यहाँ पर फिक्स गुड्स पर करें, मतलब जो मशीन्स होती हैं या आपके पास कोई भी एसेट्स, आपने लैंड वगैरह ले ली, उनमें आप कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं स्टॉक्स में, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड्स का, वो स्टॉक्स भी आपके जो हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। माल सूची निवेश जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, कच्चा माल, अनबिका माल आ जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक, और आधा बना हुआ माल, यानी कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस या क्या कहते हैं, गुड्स अंडर दी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन की फॉर्म में आएंगे। मेरे चैनल पर आपको इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ये सारे कोर्सेज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी बुक्स मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई हैं, तो आप अगर इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी माल सूची निवेश। ये क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के नंबर्स में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैसे जैसा मैंने अभी बताया, तो आपके पास वो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन। और जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसको सेल करते हैं इस वक्त में, मतलब इस ईयर में, किसी भी ईयर में आप कर सकते हैं, वो आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक लेखा वर्ष में उत्पादनों के पास माल सूची स्टॉक में वृद्धि। जो स्टॉक हो रहा है आपके पास, उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको आप कहेंगे यहाँ पर, है
ना। डिफरेंस बिटवीन द गुड्स प्रोड्यूस एंड गुड्स सोल्ड इन द गिवन ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपने मान लीजिए बनाया 100 यूनिट और बेचा 800 यूनिट, 200 यूनिट आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास बचा रह गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या कह सकते हैं आपने इतना स्टॉक में वृद्धि किया है, ठीक है। आपके पास इतना स्टॉक था, मान लीजिए 1000 आपके पास स्टॉक था, आपने इस साल 2000 स्टॉक बना लिया तो आपने 1000 स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया। ये 1000 स्टॉक आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, माल सूची निवेश कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप नेशनल इनकम के चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, घिसावट या मूल्यह्रास, ठीक है। तो मूल्यह्रास क्या होता है आप सभी ने पढ़ा हुआ है। जब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, वैल्यू उसकी कम हो जाता है उसका प्राइस, या उसके यूज़ की वजह से या वियर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेंस की वजह से, वो उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। मतलब मूल्यह्रास से अभिप्राय है कि एक सामान्य वर्ष में सामान्य टूट फूट या अनुमानित अप्रचलन या आकस्मिक हानि के कारण स्थायी पूंजी के मूल्य में हानि होने वाली कमी, या जो हानि होने वाली है या उसकी वैल्यू में जो कमी होने वाली है वो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास या घिसावट कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने ऑब्सोलेंस एक वर्ड लिया, मतलब अप्रचलन इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा कि मान लीजिए मुझे पता है कि मैं आज एक एसेट्स लेकर आया हूँ और उस एसेट या उस मशीन की वैल्यू जो है वो कम होनी ही होनी है। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं एक मोबाइल फ़ोन लेकर आया हूँ तो मुझे पता है ये मोबाइल फ़ोन की वैल्यू जो है वो कम होने ही होने वाली है। अगर आज मैं 10,000 रुपये का लेकर आया हूँ तो कल इसकी वैल्यू 8,000 रुपये होगी, 7,000 रुपये होगी या 5,000 रुपये होगी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कम होगी ही होगी, ये मुझे पता है, ये एक्सपेक्टेड है। एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि अप्रत्याशित अप्रचलन, जिसमें मुझे पता ही नहीं होता और कोई चीज़ किसी फैशन से बाहर निकल जाती है या फिर कोई चीज़ चलन में रहती ही नहीं है, ठीक है। या किसी अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर की वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे मैं मशीन्स लेके आया लेकिन बाढ़ आ गई, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी सारी मशीन्स बेकार हो गई, मैं उनका यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ या वो बहकर चली गई कहीं भी। तो ये सब जो है वो डेप्रिसिएशन में एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता रहता है, ठीक है। तो अब आ गया वही इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस, यानी अप्रचलन क्या होता है। तो जब तकनीक के कारण, मतलब जब तकनीक परिवर्तन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, उसके वजह से जब ऑब्सोलेंस होता है, लॉस होता है, उसको हम इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस यानी कि आर्थिक अप्रचलन कहते हैं। यहाँ पर आप आर्थिक वर्ड इसके सामने लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आप सभी को देना चाहूँगा कि मान लीजिए पहले जब जियो हमारे देश में नहीं आया था तो हमारे देश में पहले 3G फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा चलन था और उस वक्त 4G फ़ोन्स नहीं बनते थे। लेकिन जैसे ही जियो आया और उसने अपनी 4G सर्विसेज को लॉन्च किया तो जितने भी 3G फ़ोन्स थे उनकी मार्केट अचानक से क्या हो गई, डाउन हो गई। वो होता है इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस यानी कि आर्थिक अप्रचलन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अनएक्सपेक्टेड। तो मैंने अभी बताया आपको, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, या कोई टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और बाढ़ यानी फ्लड आ जाए, या फिर हमारे पास अर्थ क्वेक आ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी, ठीक है, जिससे मेरी वस्तु और सेवाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे अभी मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी हमारे देश में कोविड-19 का बहुत ही कहर मचा हुआ है और कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है। तो इस स्थिति में गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत सारे सेक्टर्स पर इफ़ेक्ट पड़ा है और इकोनॉमी रिसेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में ऑब्सोलेंस हो सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, उनका पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट है कैपिटल लॉस। तो जब मैंने अभी बताया डेप्रिसिएशन के वजह से हमारी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू कम होती है
ठीक है। अब जो वैल्यू उसकी कम हो रही है उसको हम कैपिटल एसेट्स के नाम से जानेंगे। किसकी वजह से जानेंगे? कैपिटल एसेट्स के। ठीक है। तो स्थिर परिसंपत्तियों में जो हानि अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है उसे पूंजीगत हानि कहते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हुआ और उसकी वजह से हमें एक कैपिटल लॉस हो गया, मतलब पूंजीगत हानि। मतलब जो हमारे देश में पूंजीगत वस्तुएं थी, कैपिटल गुड्स थे, उनके गुड्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हमको देखने को मिला। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को? अब आता है डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। तो क्या होता है, जैसे देखो मैंने कहा कि आज मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया और उसकी वैल्यू भाई कम होने वाली है, कल मुझे पता है, और मुझे पता है ये मोबाइल फ़ोन 3 या 5 साल चलेगा, मान के चल लेते हैं। 10,000 रुपये का फ़ोन लिया तो भाई 5 साल बाद एक नया फ़ोन लेना ही लेना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ कि भाई हर साल 2-2 हज़ार रुपये मैं अपने पास रिज़र्व में रख देता हूँ। मतलब एक तरीके से गुल्लक बनाता हूँ। रिज़र्व का मतलब एक गुल्लक होता है ना। उस गुल्लक में 2-2 हज़ार रुपये हर साल डालते रहूँगा। तो जब ये 5 साल बाद ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा और 5वें साल मेरे पास 10,000 रुपये भी होंगे, तो उस वक्त मैं एक और नया फ़ोन ले लूँगा। तो बेसिकली जब किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है, मूल्यह्रास लगने वाला है, हमको पता है, तो उसके लिए क्यों ना एक रिज़र्व बना लिया जाए, उसके ऊपर एक कोष बना लिया जाए, जिससे हम उस एसेट्स को दोबारा से परचेज़ कर सकें और कोई भी दिक्कत वहाँ पर ना आए। ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली कैपिटल रिजर्व फंड होता है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टॉक एंड फ्लो का। तो स्टॉक एंड फ्लो बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और फिर इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी देखेंगे, मॉनेटरी और रियल फ्लो को भी देखेंगे उसी में। ठीक है। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप इसका देखना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कराने वाला हूँ, स्टॉक फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए लाता रहता हूं। और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपका कोई डाउट है तो। दोस्तों, मेरे चैनल पर सारे के सारे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उस कंटेंट को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम सभी मिलते हैं। बाय।